नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एस्टिमेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द गिवन वाटर सैंपल। एंड व्हेन आई से सीओडी एस्टिमेशन, जनरली वी यूज वेस्ट वाटर, क्योंकि वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक लोड कितना है, कितना पोल्यूशन है, वो इस टाइट्रेशन से हम पता करते हैं। तो जनरली क्लीन वाटर सैंपल्स में ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि क्लीन वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक लोड नहीं है। वेस्ट वाटर सैंपल बिकॉज ऑर्गेनिक लोड कितना है, पानी कितना पॉल्यूटेड है, तभी हम कहते हैं कि टू इंडिकेट द पोल्यूशन लेवल दिस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज बीइंग एस्टिमेटेड, and the titration by which we are estimating the COD in the waste water sample, that titration is redox titration. जब मैं कहता हूँ redox, redox means reduction and oxidation. You can see red plus ox, so reduction and oxidation. So this titration, redox titration, is also known as back titration. Why back? Because we estimate the amount of dichromate, unused dichromate which is being left. क्योंकि पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम हो गया ये हमें नहीं पता है। जितना लेफ्ट ओवर जो बचा डाइक्रोमेट उसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट से। सो इस टाइट्रेशन को हम बैक टाइट्रेशन कहते हैं, क्योंकि वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डाइक्रोमेट विच इज बीइंग यूज्ड बाय टाइट्रेटिंग द अनयूज्ड डाइक्रोमेट विद FAS। ये इस टाइट्रेशन की ब्यूटी है, तभी इसको हम बैक टाइट्रेशन भी कहते हैं। इस टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, रिड्यूसिंग एजेंट है फेरस अमोनियम सल्फेट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अदर, गेट इटसेल्फ रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेज अदर, गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, तो ये लूज करेगा। अब होता क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपने स्ट्रेंथ 0.25 नॉर्मल रखनी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। तो जब एसिडिक मीडियम में है, अगर आप यहाँ कैलकुलेट करें एन फैक्टर, यहाँ पे एन फैक्टर इसका निकल के आता है 6। सो विच मीन्स वी नीड टू डिवाइड द मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 टू गेट द इक्विवेलेंट वेट। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो चल रहा है, एन फैक्टर जो था पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में 6 है। तभी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट को आप बटे 6 का भाग देंगे और उतना ग्राम जो आता है 12.25 ग्राम्स। सो 12.25 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट नीड टू बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर टू गेट 0.25 N। 0.25 N बना लीजिए। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी 0.25 N बनाना है आपने। अब फेरस अमोनियम सल्फेट का आप मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए, जो भी मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाय, क्योंकि आप 0.25 चल रहा है, तो उस मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो जो भी ग्राम आएगा उसको 1 लीटर में डिसॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए आप क्या कर रहे थे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे थे। तो यहाँ पे एन फैक्टर था 6, तो आपने इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड किया 6 से। अब जो भी वेट आया, क्योंकि 0.25 बना रहे थे, उसको फिर डिवाइड किया है आपने 0.4 से, क्योंकि वो 0.25 N का बनाना है। सो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट 0.25 N के बना लीजिए। अब इस टाइट्रेशन में वी नीड टू डाइजेस्ट दिस सैंपल। सो एज पर द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल देयर आर 3 मेथड्स: ओपन रिफ्लक्स, क्लोज रिफ्लक्स, क्लोज टाइट्रीमेट्रिक। हम जो मेथड आज पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो है ओपन रिफ्लक्स। So open reflux क्या है? We need to have a COD digester and we need to digest the sample. अब सैंपल को डाइजेस्ट करना है तो किस रेशियो में सैंपल को डाइजेस्ट करना है, ये बड़ी पिकुलियर बात है। और ये आप किताबों में आप देखेंगे तो आपको ये रेशियो नहीं मिलेगा। सो द रेशियो इन विच द सैंपल नीड टू बी डाइजेस्टेड इट इज 2:1:3। इसका क्या मतलब है, 20 ml आप सैंपल लेंगे, जिस भी सैंपल में आपने COD एस्टिमेट करना है, उसमें 10 ml 0.25 नॉर्मल डाइक्रोमेट ऐड करेंगे और 30 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 आप ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ मीडियम हो गई है एसिडिक। तभी पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। पानी में, वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा और कुछ अमाउंट जो बचा रह गया वो सैंपल में रह जाएगा। अगर सैंपल में ज्यादा ऑर्गेनिक लोड था तो पूरा का पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हो जाएगा और आपको सीधा जैसे इंडिकेटर ऐड करेंगे एंड पॉइंट आएगा, टाइट्रेशन हुई ही नहीं। लेकिन अगर COD लोड कम है तो इस रेशियो में आपने पहले सैंपल को डाइजेस्ट करना है। 2:1:3 मीन्स 20 ml ऑफ
वेस्ट वाटर, 10 ml ऑफ डाइक्रोमेट एंड 30 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इस मिक्सचर को आपने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए हीट अप करना है सीओडी डाइजेस्टर पे। इसको हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ सैंपल। और जब सैंपल डाइजेस्ट हो जाएगा फिर सैंपल को आपने टाइट्रेट करना है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो ये इसकी केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री भी देखिए, आपने सैंपल लिया 20 ml, 10 ml उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, 0.25 N का, 30 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, वाटर बाथ में आपने ऐड करना है एसिड, ये ध्यान रखिए। 2 घंटा सैंपल को डाइजेस्ट कर दीजिए। अब सैंपल को ठंडा होने दीजिए। जब सैंपल ठंडा हो जाए उस कोनिकल को उसको ट्रांसफर करिए कोनिकल में, उस सीओडी डाइजेस्टर जो सीओडी बॉटल्स हैं जहां आपने डाइजेशन किया है वहां से इसको ट्रांसफर करिए कोनिकल फ्लास्क में। ऐड 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, और 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरॉइन इंडिकेटर। अब इस टाइट्रेशन में यूनिक बात क्या है, वी हैव टू यूज अ रिडॉक्स इंडिकेटर, बिकॉज यहाँ पे जो कलर चेंज है, क्योंकि हमें पता है टाइट्रेशन में कलर चेंज होता है, एंड पॉइंट इज द चेंज इन द कलर विच डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, जो कलर चेंज हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पीएच, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कॉम्प्लेक्स, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तभी तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन कहला रही है। और वो जो इंडिकेटर है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा, जिसके बेस पे कलर चेंज आएगा, उस इंडिकेटर को हम कहते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर, और उसका एग्जांपल है फेरॉइन। अब यहां केमिस्ट्री समझिए, केमिस्ट्री है क्या। पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6। ये कौन सा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा, किससे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस यानी आयरन की स्टेट में है +2। तो जब मैं अपने कोनिकल को लेके जाऊंगा जिसमें मैंने डाइजेस्ट किया है सैंपल डाइक्रोमेट और एसिड के प्रेजेंस में, कुछ ड्रॉप्स हमने ऐड कर दिए फेरॉइन इंडिकेटर की। अब मैं टाइट्रेशन शुरू करता हूं। टाइट्रेशन जैसे ही शुरू होगी, फेरस अमोनियम सल्फेट ब्यूरेट से गिरना शुरू होगा। जब गिरना शुरू होगा तो आपके कोनिकल में क्या बचा हुआ है, अनयूज्ड डाइक्रोमेट, क्योंकि जो डाइक्रोमेट जिसने ऑक्सीडाइज कर दिया वो कितना कंज्यूम हुआ है तो हमें पता ही नहीं। जो बचा हुआ डाइक्रोमेट है वही तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किससे, रिड्यूसिंग एजेंट से। सो Fe+2 विल मूव इनटू Fe+3 बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड क्रोमियम 6 विल मूव टू क्रोमियम 3 बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ये केमिस्ट्री चल रही है। क्रोमियम इलेक्ट्रॉन गेन करता रहेगा, जो अनयूज्ड बचा हुआ आपका डाइक्रोमेट पड़ा हुआ है कोनिकल में, और वो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर रहा है, और वो लूज इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है क्रोमियम। ये रिएक्शन चलता रहेगा कब तक, जब तक अनयूज क्रोमियम 6 क्रोमियम 3 में तब्दील ना हो जाए। जब क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो गया पूरा अनयूज्ड क्रोमियम, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम था +6 में, वो कन्वर्ट हो गया क्रोमियम 3 में। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इंडिकेटर गेन कर लेगा, और वो +3 से +2 स्टेट में पहुंचते ही हमें ग्रीन रेड कलर दे देगा, बिकॉज इस टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है वो ग्रीन ब्लू टू रेड। सो जैसे ही कलर चेंज आपका ग्रीनिश के बाद ब्लूइश हुआ, ब्लूइश के बाद रेड होगा, इसमें 3 शेड्स मिलेंगे आपको टाइट्रेशन में। लोकलाइज्ड ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद रेड। ये जो रेड कलर है, ये कलर है फेरॉइन इंडिकेटर का, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। वो इलेक्ट्रॉन कहां से गेन कर लिया, जो फेरस अमोनियम लूज कर रहा था, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट था। क्योंकि जब मेरा पूरा का पूरा क्रोमियम 6+3 में जा चुका है, और यहाँ पे आपने वो एंड पॉइंट कितना अमाउंट फेरस अमोनियम सल्फेट का यूज हुआ है वो नोट करना है। ध्यान देने वाली बात, दोनों की स्ट्रेंथ मैंने सेम रखी थी, 0.25 N का फेरस अमोनियम, 0.25 N का पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये तो सैंपल में आपने डाइजेशन किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टाइट्रेशन को हम बैक टाइट्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक है और एक सैंपल है, तो हम ब्लैंक माइनस सैंपल करते हैं। जैसे और टाइट्रेशन में डायरेक्ट रीडिंग हम लेते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता है मेरा कितना डाइक्रोमेट यूज हुआ है ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। सो ब्लैंक क्या होगा, ब्लैंक वो सैंपल होगा जहां पे सैंपल नहीं है, केवल डिस्टिल वाटर था। मतलब 2:1:3 के रेशियो में 20 ml मेरा डिस्टिल वाटर था, 10 ml मेरा डाइक्रोमेट था, और 30 ml एसिड था। वहां सैंपल यूज नहीं हुआ, वो ब्लैंक है। तो आइडियल कंडीशन में अगर देखा जाए, अगर मैं वाटर लेता हूं ग्रेड 1 का, जिसमें मानता हूं कि उसमें कोई ऑर्गेनिक इंटरफेरेंस नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, और उसमें मैं ऐड करता हूं 10 ml 0.25
नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये कुछ भी कंज्यूम नहीं होना चाहिए। तो जब मैं टाइट्रेट करूंगा 0.25 N को, ये पूरा का पूरा तो अनयूज्ड है, और 0.25 N जब रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो एंड पॉइंट कितना आना चाहिए आइडियल कंडीशन में? 10 आना चाहिए, क्योंकि आपने 10 ऐड किया और 10 ही आ रहा है। लेकिन अगर कोई इंटरफेरेंस है डिस्टिल वाटर में जिसमें मेरा ब्लैंक आइडियल में 10 आना चाहिए, अगर ब्लैंक मेरा आता है 9, तो मैं इस रीडिंग को यूज करूंगा, क्योंकि सैंपल में हो सकता है आपको रीडिंग मिल रही हो 4। अब ये जो 4 है ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं है। 4 ml में अगर एंड पॉइंट आया, इसका मतलब आपने कितना ml पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया था सैंपल में? 10, और एंड पॉइंट मिल रहा है 4, तो कंज्यूम कितना हुआ? 6। सो आई एम गेटिंग दैट 6 बाय सब्सट्रैक्टिंग व्हाट हैज बीन अनयूज्ड। इसीलिए मुझे ब्लैंक निकालना बहुत जरूरी है। तो इस टाइट्रेशन की जो कैलकुलेशन है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट सीओडी एज मिलीग्राम पर लीटर, तो ब्लैंक में जो भी रीडिंग आती है जिसमें सैंपल नहीं था, वो नंबर माइनस सैंपल में अगर 1 ml में एंड पॉइंट आ रहा है, मतलब सारा का सारा डाइक्रोमेट यूज हो चुका है ऑक्सीडेशन में ऑर्गेनिक मैटर के, यानी वहां पे सीओडी बहुत ज्यादा है। और जितना आपका फेरस अमोनियम सल्फेट कंज्यूम होगा टुवर्ड्स द एंड, अगर 7 आता है 8 आता है, मतलब वहां पे सीओडी बहुत कम है, क्योंकि सारा का सारा अनयूज पड़ा है। सो ब्लैंक माइनस सैंपल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ FAS, जो मेरी 0.25 थी, मल्टीप्लाई 8 विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ सैंपल, यानी अगर आपने 20 ml सैंपल डाइजेस्ट किया है डिवाइडेड बाय 20 टू गेट द वैल्यू ऑफ सीओडी इन मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। अगर आपके सैंपल में सीओडी ज्यादा थी, अगर आप ड्यूरिंग डाइजेशन ही वहां पे कलर हो गया था ग्रीन, और एंड जैसे ही फेरोइन इंडिकेटर ऐड किया कलर आ गया रेड, मतलब डाइजेशन की जरूरत, डाइजेशन होते होते ही एंड पॉइंट आ गया, अभी टाइट्रेशन हुई नहीं, इसका मतलब सैंपल में सीओडी बहुत ज्यादा है। सो वी नीड टू डाइल्यूट द सैंपल। तो अगर आपने सैंपल को डाइल्यूट किया है तो वो कितना डाइल्यूशन फैक्टर, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीओडी बाय विच वी कैन नो कि हमारा पोल्यूशन लेवल कितना है पानी में। अब इस टाइट्रेशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है KHP, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। अभी तो आप सैंपल में इस प्रोसीजर से कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी ने आपसे पूछा कि डिविएशन कितना है, रिकवरी कितनी है, विच स्टैंडर्ड वी यूज, कि मतलब ऐसा कोई सैंपल, ऐसा कोई स्टैंडर्ड जिसकी सीओडी नोन हो। तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो कि एक स्टैंडर्ड है निस्ट्रेसेबल, इसकी सीओडी 500 मिलीग्राम प्रति लीटर की रेंज में होती है। एक पर्टिकुलर, इसको पढ़ने के लिए आई एम गोइंग टू नेम अ बुक, यू प्लीज स्टडी द बुक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर विच इज कॉमनली नोन एज APHA। अभी 23rd एडिशन है। 23rd एडिशन में जाके आप APHA में KHP की वैल्यूज नोट कर लें कि कितने ग्राम KHP की सीओडी नोन है, क्योंकि मैं उतने ही ग्राम KHP को इस प्रोसीजर से डाइजेस्ट करके देखूंगा कि मुझे वो नोन वैल्यू मिल रही है कि नहीं, बाय विच आई कैन नो कि मेरी रिकवरी कितनी है। ओके, सो वी नीड दिस स्टैंडर्ड ऑल्सो विच इज जनरली नॉट बीइंग टोल्ड टू द पीपल। अब यहाँ पे जो बात हुई, जो असली जो मेजर बात थी, जब आपने 2:1:3 के रेशियो में डाइजेशन किया है, 10 ml आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया था, उसी टाइम पे आपने ऐड करना था मर्क्यूरी सल्फेट। वाई मर्क्यूरी सल्फेट? बिकॉज सीओडी का पॉजिटिव इंटरफेरेंस होता है क्लोराइड आयन के साथ। अगर आप मर्क्यूरिक सल्फेट ऐड नहीं करेंगे, a pinch of mercuric sulfate is also added during the time of digestion, then chloride ion will interfere। अब क्लोराइड आयन का होना पोल्यूशन लेवल नहीं था। फॉर एग्जांपल सी वाटर आप ले आइए, अब सी वाटर में क्लोराइड बहुत ज्यादा है। अब मैं बोलूं ये सैंपल में आप सीओडी एस्टिमेट करो, सैंपल ग्रीन हो जाएगा बिकॉज लॉट ऑफ क्लोराइड इज देयर। सो आई नीड टू सप्रेस, आई नीड टू रिमूव दैट इंटरफेरेंस। सो उस इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए आई नीड टू ऐड अ पिंच ऑफ मर्क्यूरी सल्फेट। और जो आपने ऐड किया है यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपने एक पूरी बॉटल जो कि 2.5 लीटर्स की होती है, उसमें आपने ऐड करना है 25 ग्राम सिल्वर सल्फेट टू रिमूव द इंटरफेरेंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, आप देखिए कि आपकी सीओडी कितनी आती है। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत ज्यादा सीओडी आएगी, और जो सेफ लिमिट है सीओडी की वो है 250 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब जो भी वेस्ट वाटर है उसको अगर आप ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड वेस्ट वाटर की सीओडी 250 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इस पानी को
ड्रेन कर सकते हैं रिवर्स में, अदरवाइज यू कांट, यू नीड टू ट्रीट द वाटर, यू नीड टू ब्रिंग द सीओडी बिलो 250 मिलीग्राम पर लीटर। सो आज के इस एक्सपेरिमेंट में हमने